जी, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने फ्रेज़ेस पढ़ी। फ्रेज़ होती क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि जिसकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होते हैं और उसका कोई स्ट्रक्चर, सेंटेंस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर एक अल्फाज का वो मजमुआ जो अपने आप कोई मीनिंग्स नहीं रखता है, बल्कि वो किसी सेंटेंस के अंदर या किसी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के साथ लग के उनके साथ जुड़ के उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। तो कुछ हमने कल इंट्रोडक्शन लिया फ्रेजेस का, कुछ सिंपल थी और कुछ उसमें थी कि उनको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली यूज़ होती रहती हैं और इनका इस्तेमाल ये कहाँ पे लगनी चाहिए, इनके यूजेस के हिसाब से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो उसके लिए एक हम आज पढ़ेंगे एब्सोल्यूट फ्रेजेस, एक पार्टिसिपल फ्रेजेस और थर्ड जेरेंट फ्रेजेस। ठीक है? अ, क्या सबको स्क्रीन ये 3 ऑप्शंस हो रही हैं, नज़र आ रही हैं? एब्सोल्यूट फ्रेजेस, पार्टिसिपल फ्रेजेस और जेरेंट फ्रेजेस। किन की स्क्रीन ब्लैक है? हसनैन मेहंदी। हसनैन मेहंदी, आपको शो हो गया है? जी, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट फ्रेज क्या है। एब्सोल्यूट, व्हाट इज एन एब्सोल्यूट फ्रेज? वेयर डू वी यूज इट? हम इसे कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और स्ट्रक्चर क्या है एब्सोल्यूट फ्रेज का। कल हमने बहुत जल्दी से बस इसका थोड़ा सा ही एक छोटी सी एग्जांपल सी और सिर्फ डेफिनेशन देखी थी। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जी, ये बैकग्राउंड ब्लैक ही है इसका, इन स्लाइड्स का। आपको कोई मसला तो नहीं है ब्लैक बैकग्राउंड से? सही आपको नजर आ रहा है? वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं? आंखों पे कोई मसला तो नहीं है डार्क बैकग्राउंड से? ओके, थैंक यू। तो what is an absolute phrase? Where do we use it? How to use it? Structure of an absolute phrase. तो एब्सोल्यूट फ्रेज का एक पहला जो पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए कि ये स्पोकन इंग्लिश में यानी बोलने में इस्तेमाल नहीं होती हैं। लेकिन जब आप एक डिस्क्रिप्टिव आप राइटिंग कर रहे होते हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी एक चीज के बारे में डिटेल से आप एक डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हो किसी चीज की, तो उसमें आप ये फ्रेजेस साथ में लिखते हो उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है? ये एक ऐसा नाक़ुस मुरक्कब होता है अल्फाज का जिसकी वर्ब नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा होता है अपने जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही होती है। तो ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होती हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एब्सोल्यूट फ्रेजेस, ठीक है ना? मैं एब्सोल्यूट फ्रेजेस के बारे में बता रही हूँ कि ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इस्तेमाल होती हैं, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होती हैं। इट मॉडिफाइज टेल्स मोर अबाउट द सेंटेंस. It acts as a cause or a reason of the main clause. ये पूरे सेंटेंस को, वैसे तो होता है एक, आप या तो नाउन को नाउन के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही होगी एक फ्रेज, किसी ना किसी एक वर्ड के लिए, नाउन प्रोनाउन के लिए या वर्ब के लिए, उसको एडवर्बियल फ्रेज वर्ब को कर रही होती है मॉडिफाई, और एडजेक्टिव होती हैं नाउन प्रोनाउन को कर रही होती हैं। जो एब्सोल्यूट फ्रेज होती है ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही होती है, ये पूरे सेंटेंस के बारे में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, जो बात की जा रही है उसके बारे में ही। पूरे सेंटेंस में एक पूरी एक बात कोई की गई है, उसके बारे में आपको मजीद डिटेल बता रही होती है।
जैसे हम लिखते हुए कई दफा, जैसे अब ये है, जैसे हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोई चीज है, हमने मजीद उसमें इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट फ्रेजेस होती हैं, ये अलग से कॉमास के अंदर लिख दी जाती हैं, लेकिन उसके अंदर कोई रूल्स का हिसाब नहीं रखा जाता, राइटिंग के रूल्स का, टेंसेस का या हेल्पिंग वर्ब्स का, इसका इस्तेमाल नहीं, उसका लिहाज नहीं रखा जाता। आपको जैसे भी आपने लिखनी है आप लिख देते हो एक रॉ फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन लिख देते हो और वो समझने को आपकी एब्सोल्यूट फ्रेज हो जाती है। हम मजीद आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। और ये मेन क्लॉज, जो मेन सेंटेंस का जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो बात, मेन बात हो रही होती है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसके लिए कोई ना कोई उसका कोई ना कोई रीजन बता रहा होता है, क्योंकि मालूमात दे रहा होता है, तो उसी के बारे में कोई ना कोई उसके रीजन, उस जो काम हो रहा है उसमें उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है, वो ही कुछ ना कुछ बता रहा होता है कि इसकी रीजन ये है वो है। It looks like a clause but lacks true finite verb. ये क्लॉज की तरह लगता है क्योंकि ये अलग से लिखा गया होता है सेंटेंस में और कॉमा से सेपरेट किया गया होता है, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं होता, बेसिक वर्ब नहीं होता, जो कि एज अ वर्ब इस जैसे जो टेंसेस के रूल होते हैं ना वर्ब के, इज, ईटिंग, एक इस तरह से एक एब्सोल्यूट एक वर्ब नहीं होता इसमें, फाइनाइट वर्ब। Finite verb, it is a verb that has a specific subject and shows tense in the sentence. ठीक है, जो टेंसेस के हिसाब से जब हम वर्ब्स के जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह का वर्ब नहीं यहाँ पे शो हो रहा होता, इसमें एब्सोल्यूट फ्रेज में होता है। वो मजीद आपको समझ, मजीद एग्जांपल्स में आगे डिटेल में आपको मजीद समझ आ जाएगा। एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस में कॉमा से सेपरेट किया जाता है, अलग लिखा जाता है, चाहे वो दरमियान में आ रहा है, चाहे शुरू में आ रहा है, एंड में आ रहा है, उसको कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है एब्सोल्यूट फ्रेज को। एब्सोल्यूट फ्रेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉमिनेटिव फ्रेज, क्योंकि ये कॉमा से अलग किया गया होता है तो इसको नॉमिनेटिव फ्रेज भी कहते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट फ्रेज के हिस्से क्या होते हैं, ये किन चीजों से मिलके बनता है। अ नाउन और अ प्रोनाउन, बिगिनिंग में, शुरू में ही इसके नाउन, एक नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है, किसी चीज का नाम या फिर प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे वगैरह, या फिर नाउन किसी भी चीज का नाम, टेबल, चेयर, जो भी आपका जिस चीज के बारे में बात की है उस चीज का नाम हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। शुरू एब्सोल्यूट फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन से होगा। फिर एक पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल क्या होता है? अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एक पार्टिसिपल वर्ब की वो फ्रेज होती है, वो वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो लगा होता है, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल वो जिसको हम परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं, वो वर्ब की फॉर्म जब बिना टेंस के कहीं पे और इस्तेमाल हो रही होती है, किसी और तरीके से वो वहां पे फंक्शन प्ले कर रही होती है, उसका रोल प्ले कर रही होती है, तो वहां पे हम उस वर्ब को वर्ब नहीं बोलते हैं, वहां पे हम उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, जो कि परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, लेकिन वहां पे हैव लग रहा होता है थर्ड फॉर्म के साथ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लग रही होती है, आईएनजी के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये लग रहा होता है, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म लग रही होती है। लेकिन ये जो आईएनजी फॉर्म वर्ब की और थर्ड फॉर्म वर्ब की जब अकेले कहीं सेंटेंस में आपको कहीं और नजर आएंगे, उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहा होगा, जो टेंसेस के रूल के हिसाब से उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा होता, वो बल्कि कोई और फंक्शन प्ले कर रहा होता है, वर्ब का फंक्शन प्ले नहीं कर रहा होता है वो वर्ड,
बल्कि एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रहा होता है, तो वहां पे हम उसको वर्ब नहीं बोलते हैं, वहां पे हम उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। सही। इसी तरह से जैसे देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल रीडिंग, डांसिंग, स्मोकिंग वगैरह वगैरह। अब ये जो चीजें होती है ना, आगे एग्जांपल्स में भी आप देखोगे, ये अक्सर हम इनको अकेला भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक एडजेक्टिव के तौर पे भी या एक नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल के ये एग्जांपल्स हैं किक्ड, लिंक्ड, बेक्ड, पैक्ड, लर्नड, स्लैप्ड, ब्रोकन, राइजन। ये थर्ड फॉर्म्स, कोई भी थर्ड फॉर्म्स जो होंगी वर्ब की। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल हो गया आपका, ये पार्टिसिपल के एग्जांपल्स हैं कि इस तरह से ये इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। और इसके साथ फिर एक पहला होता है एब्सोल्यूट फ्रेज के शुरू में नाउन या प्रोनाउन होता है लाजमी, फिर उसके बाद उसके साथ कोई पार्टिसिपल लगता है, और पार्टिसिपल के साथ कोई लिंक्ड मॉडिफायर्स या ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम किया जा रहा है वो लगा होगा, लेकिन ये ऑप्शनल होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा मॉडिफायर उसके साथ। ये दो मेन होंगी, ये दो लाजमी होंगी। नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा, उसके साथ कोई ना कोई पार्टिसिपल लग रहा होगा। ठीक है, आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म वर्ब की, ये दो लाजमी होंगी एब्सोल्यूट फ्रेज में। और उनके साथ ऑप्शनल है, कभी होगा कभी नहीं होगा मॉडिफायर या कोई ऑब्जेक्ट। अच्छा, अच्छा, एब्सोल्यूट फ्रेज के बगैर भी जो सेंटेंस है वो सेंस मेक कर रहा होता है, अपना मफहूम पूरा बयान कर रहा होता है। अगर आप इसको नहीं भी लगाएं, क्योंकि इसीलिए ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होती है, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी सेंस मेक कर रहा होगा, सेंटेंस अपना काम पूरा कर रहा होता है। लेकिन ये आप लगाते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, शी इज जंपिंग इन द एयर विद जॉय, यहाँ पे पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे आगे उसकी रीजन बताया ना, कि कोई रीजन या कॉज को बयान कर रहा होता है, तो रीजन उसके आगे हर ब्रदर कमिंग फ्रॉम चाइना, हर ब्रदर कमिंग फ्रॉम चाइना, ये हमारी एब्सोल्यूट फ्रेज है। देखिए, हर ब्रदर हो गया उसका नाउन, उसका भाई। ठीक है, हर ब्रदर ये एक नाउन है दोनों मिलके। आप ये इसमें ना कीजिएगा कि हर यहाँ पे हो गया प्रोनाउन हो गया, ब्रदर नाउन हो गया, और इसके साथ ही यहाँ पे कमिंग आ गया, पार्टिसिपल आ गया। ठीक है, और ये इसका आ गया मॉडिफायर हो गया इसका। तो कमिंग, अब देखें यहाँ पे इज एम आर नहीं, यहाँ पे आपकी निशानी ये होगी आइडेंटिफाई करने की, पार्टिसिपल जहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ पे इज एम आर नहीं होता उससे पहले। अगर पास्ट होगा तो हैज, हैव, हैड नहीं होगा, विल हैव नहीं होगा, इज एम नहीं। तो हर ब्रदर, ये अब रॉ है ना, आप देखें यहाँ पे टेंसेस का ध्यान नहीं रखा गया, रॉ है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, तो जैसे आपके गूगल में सर अब्बास ने आपको डिटेल बताते हुए कहा कि जब आप कोई क्वेरी सर्च करते हो, गूगल के पास वो पहले से नहीं है, तो वो उसको क्या कर लेता है, गूगल उसको अपने डाटा में स्टोर कर लेता है, और फिर उस वो एक क्वेरी बन जाती है अगर आपने फर्स्ट टाइम भी वहां पे। और फिर उसके लिए वो, इसलिए आपको नए से नया कंटेंट जो है वो क्रिएट करने की आपकी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। आप लाजमी नहीं कह सकते कि ये कीवर्ड नहीं है, पहले से एग्जिस्ट करता गूगल के डाटा में, तो हमने उसके ऊपर लिखना नहीं है। नहीं, आप लिखें उसके ऊपर भी, वो सर्च किया जा सकता है कभी भी, और वो डाटा वो स्टोर हो जाता है ना। इस तरह से जो जो मशीन है, ये इस इंसान की ही वो चीज़ों से निकाल के उसी के ही मजीद उनमें से एग्जांपल्स लेके बनाई गई होती है। अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत वसी चीज़ है। लैंग्वेज में ये जो आप ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ते हो ना, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए थोड़ा सा होता है, लेकिन जबान में वुसअत बहुत ज़्यादा है किसी भी जबान में। जब उसमें कोई चीज़ इस्तेमाल होती है, तो वो उसमें अपनी जगह खुद वो ज़बान बना लेती है, और फिर उसके बाद वो अपने अंदर एडजस्ट कर लेती है। अब देखें, अब टूटी फूटी आपने इंफॉर्मेशन देनी है, अब टूटे फूटे तरीके से लिखी गई। उन्होंने क्या कर दिया, इंग्लिश ने, उस जबान ने अपने अंदर वो वुसअत पैदा कर ली उस चीज़ के लिए भी। उसने कहा ठीक है,
वो तुम चीज अगर टेंस का हिसाब नहीं रख रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम उसको कॉमा से उसको सेपरेट कर दो, तुम्हारा वो काम पूरा कर देगी। इंफॉर्मेशन दे रही है। जो हम टूटी फूटी, जैसे जिनको टेंसेस नहीं आते, वो ये कह रहे होते हैं भाई हम अगर इज है हमार नहीं लगाते हैं तो हम अपना काम तो मतलब तो पूरा कर, मतलब आपको समझ आ गई, बस ठीक है। लेकिन बिना टेंसेस के, बिना टेंस के आप जो बात कहते हो वो जुमला नहीं होगा, वो फ्रेज होगा, वो फिक्रा होगा। ठीक है। लेकिन उस फिक्रे की भी आपकी जबान ने अपने अंदर जगह बना ली, अपने अंदर वो अब उसने एडजस्ट कर लिया। उसने कहा ठीक है, अगर आपने ऐसे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, अपने टूटी फूटी बात करनी है, उसको टेंस एक जुमले के जो पूरे रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए नहीं करना है, आप वैसे बोल रहे हो, ठीक है, उसको कोमा से सेपरेट कर दो और वो आपकी आपकी फ्रेज बन जाएगी। उन चीजों को ना, जो आपकी जबान की टूटी फूटी चीजें हैं ना, सिंपली, या टूटी फूटी चीजें हैं, या आपके स्लैंग हैं, स्लैंग कोई ना कोई आम कोई ना कोई बनती रहती है स्लैंग। तो ऐसी जो चीजें हैं वो जबान जब अपने अंदर एडजस्ट करती है तो एक से ज्यादा जो अल्फाज मिलके वो फिक्रे बनाते हैं ना, उनको फ्रेज कह दिया जाता है। और वो फ्रेज कहीं ना कहीं उनके फिर जिन रूल्स के ऊपर कोई नहीं है रूल्स, तो वो फिर नया कुछ कि अच्छा ये चीज है तो हम इसको ये नाम दे देते हैं। तो वो चीजें आपके जब बात में एडजस्ट होती हैं तो उसको फ्रेजेस एज अ फ्रेज उनको एडजस्ट, लेकिन उसका इस्तेमाल का, वो यूज कहाँ होनी है, सेंटेंस में आपने लगानी कहाँ है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर उनके बगैर आप लिखोगे तो आपका जो सेंटेंस है उसका मीनिंग, आपका आपका मफहूम पूरा उसमें बल्कि वो गड़बड़ कर देगा। ये आप मैं मजीद आगे आपको बताती हूँ कि उस एरर को क्या कहते हैं अगर आप उसकी जगह का ध्यान नहीं रखोगे। अब ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, हर ब्रदर कमिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है ना, ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रेज है। अब या तो आपने इसको शुरू में लगा देना है, पहले लगा दिया या बाद में लगा दिया। हर ब्रदर कमिंग फ्रॉम चाइना, शी इज जंपिंग इन द एयर विद जॉय। ठीक है। अब एब्सोल्यूट फ्रेज को हम कंप्लीट सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? शी इज जंपिंग इन द एयर विद जॉय बिकॉज, बिकॉज लगा के यहाँ पे हमने कंजंक्शन लगा के हर ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम चाइना, इसको जब हम कंप्लीट इसकी वो रूल्स कर देंगे टेंसेस वाले, जो जुमले में एक सेंटेंस बनाने के लिए जो रूल्स होते हैं, तो वो फिर हमारा एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इससे आपको ये भी चीज समझ आ जानी चाहिए, जो एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस हर चीज के एक लवाजमात होते हैं, उन लवाजमात के बगैर वो चीज, उसको वो नाम नहीं दिया जा सकता। अगर वो चीज नहीं होगी तो वो कोई दूसरी चीज बन रही होगी। इसलिए जब आप एक सेंटेंस लिखते हो, आप कहो कि मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, तो जुमले के लिए आपको लाजमी उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, वर्ब जो कि टेंसेस के रूल के मुताबिक उसमें लगाया जा रहा है, तो आपका सेंटेंस बनेगा। अगर बिना उसके आप कर रहे हो, फिर आप फिक्रे बोल रहे हो, फिर आप जुमले नहीं बोल रहे हो, फिर आप जुमले नहीं लिख रहे हो। इसलिए रूल्स का ध्यान रखना जरूरी होता है कि ताकि आपकी बात सही से समझ आए। इसी तरह से दूसरे तरीके से अगर आप इसका सिंस लिख दोगे, सिंस हर ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम चाइना, शी इज जंपिंग इन द एयर विद जॉय। यहाँ से अब आपको ये भी पता चल रहा है कि कितने तरीके हैं एक बात कहने के, हम कितने तरीकों से कह सकते हैं एक ही बात, है ना। ये चीजें आपकी पैराफ्रेजिंग में, आपकी रीफ्रेजिंग में बहुत काम आती हैं, यही चीजें यूज होती हैं आपकी। या फिर इस तरह से कह सकते हैं आप, इसके दो भी आप इसके सेंटेंस बना सकते हैं। शी इज जंपिंग इन द एयर विद जॉय, हर ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम चाइना। यहाँ पे आपकी एक फुल स्टॉप लग गया, ये आपका अलग हो गया, एक सेंटेंस बन गया, शी इज जंपिंग इन द एयर विद जॉय, और ये एक दूसरा जुमला बन गया, हर ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम चाइना। यहाँ पे ये टू क्लॉजेस सेंटेंस बन गया। ठीक है। यहाँ पे ये एक सेंटेंस है विद एन एब्सोल्यूट फ्रेज। यहाँ पे ये बन गया एक, क्या बन गया, कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, है ना, कम्प्लेक्स टेंस, ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं, क्योंकि जब हम इनको अलग अलग लिखा तो ये दोनों ही सेंस मेक कर रहे हैं। ये नहीं है कि अगर हमने इसको अलग लिखा तो इसका सेंटेंस, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, अलग लिखेंगे, बिना
टेंसेस के रूल फॉलो किए, तो फिर ये एक फ्रेज ही है, फिर ये कोई मीनिंग नहीं बना रहा, फिर ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, अपने प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। इस क्लॉज की फिर एक रीजन बयान कर रहा है, और ये लिखने में जब आपने डिटेल देनी है तो आप ऐसे लिखोगे, बोलने में आप इसको नहीं, आप नहीं करोगे यूज। इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं, और आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे, वहां पे आपने लोकेट करना है कि एब्सोल्यूट फ्रेज कौन सी है। द वेडिंग फिक्स्ड, ठीक है ना, द वेडिंग फिक्स्ड, एवरीवन इज हैप्पी। अब इसको भी द वेडिंग हैज फिक्स्ड नहीं है ना, द वेडिंग फिक्स्ड, एवरीवन इज हैप्पी, शादी फिक्स हो गई है, सब खुश है। अब यहाँ पे बताइए, आर बॉस shouting in anger, all the team members started working fast. द वेडिंग आपका हो गया नाउन, ठीक है ना, द वेडिंग नाउन है, एक फंक्शन का नाम है ना वेडिंग, तो वेडिंग नाउन है इसमें द वेडिंग, और फिक्स्ड इसमें पार्टिसिपल है। जी, और सभी पार्टिसिपेट कीजिए, यहाँ पे बताइए ताकि मुझे पता चले सबको समझ में आ रही है। फर्स्ट पार्ट इज एब्सोल्यूट, बिल्कुल, और यहाँ पे बताएं कि नाउन कौन सा है, पार्टिसिपल कौन सा है। नाउन आवर बॉस हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल, और हमारा क्या हो गया, पार्टिसिपल शाउटिंग हो गया, बिल्कुल, तो ये हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया। हर मॉम बीइंग अपसेट, शी डिड नॉट गो आउट टू पार्टी। जी, एन एंगर मॉडिफायर। अच्छा, हर मॉम बीइंग अपसेट, शी डिड नॉट गो आउट टू पार्टी, हर मॉम बीइंग अपसेट, बिल्कुल, ये हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज। माई टीचर, हर स्टूडेंट्स लिविंग वन बाय वन, इज डिप्रेस्ड दीज डेज। आपने इसका ना, जब आपका लिखा होगा, आपने इसका ये भी करना है कि आपने उसके बगैर फिक्रा बना के देखना है, अगर उसके बगैर फिक्रा बन रहा होगा ना फिर ठीक है, जो फ्रेज है वो आप उसमें से निकाल भी दो देते हो, तो बाकी के जो हिस्से मिल के अपना बना रहे होते हैं। नहीं, आ, हर मॉम नाउन जी, असद अली ठीक कह रहे हैं, हर स्टूडेंट्स लिविंग वन बाय वन, ये जो है ना ये सेपरेटेड है कॉमा से, ये हमारी यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रेज है, हर स्टूडेंट्स लीविंग, ठीक है। इसके बगैर आप इसको निकाल भी दोगे तो एक सेंटेंस पूरा बन रहा होगा, माई टीचर इज डिप्रेस्ड दीज डेज, है ना, ये एक सेंटेंस पूरा बन रहा है, क्योंकि इसके पूरे रूल्स, सेंटेंस के पूरे रूल्स यहाँ पे इतनी बात में भी पूरे हो रहे हैं, ठीक है, एक मफहूम बना रहा है और दूसरे पूरे रूल्स, पूरे लवाजमात हैं उसमें। इज डिप्रेस्ड, यहाँ पे आपको कोई इज एम आर नहीं नजर आ रहा, इज से पहले, लिविंग से पहले, तो हर स्टूडेंट्स लिविंग वन बाय वन, सही हो गया। अच्छा, ये नाउन या प्रोनाउन, ये अब आपने ये याद रखना है, ये शुरू होता है नाउन प्रोनाउन से, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, और उसके साथ उस पर पार्टिसिपल लगता है, और ये कॉमा से सेपरेटेड होता है, चाहे दरमियान में हो, पहले हो, एंड में हो, और ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होता है, और एज अ क्लॉज लग रहा होता है, लेकिन होता ये क्योंकि फाइनाइट वर्ब ये लेक करता है। फिलहाल आप इसमें जो, अब हम अगली जो जाएंगे फ्रेजेस पे, यहाँ पे आपने ये निशानी याद रखें, ये नाउन प्रोनाउन से शुरू होता है और क्या करता है, पार्टिसिपल उसके साथ होता है, ठीक है, क्योंकि जो हम आज फ्रेजेस, तीनों फ्रेजेस पढ़े, उन सब में पार्टिसिपल यूज होता है, उन सब में पार्टिसिपल की ही गेम है। तो आपने ध्यान ये रखना है कि पार्टिसिपल किसके साथ लग रहा है, पार्टिसिपल एज अ व्हाट यूज हो रहा है, क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि इन तीनों में पार्टिसिपल यूज होता है।
ठीक है, ये हमारा हो गया पहला वाला क्या हो गया, हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा पार्टिसिपल फ्रेज हो गया हमारा अब शुरू। पार्टिसिपल फ्रेज नाम से ही आपको पता चल रहा है, अगर किसी पार्ट ऑफ स्पीच का नाम एक फ्रेज से पहले आ रहा है, समझ लें कि उसका मतलब है कि वो फ्रेज उस चीज से शुरू होती है। तो अभी हम इसको डिटेल में मजीद देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज अ पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज होती क्या है, इसके सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है, ये किस तरह से काम कर मतलब एज अ व्हाट काम कर रहा होता है, इसका रोल क्या होता है, और फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्टिसिपल फ्रेज। So, what is a participle phrase? A participle phrase is a group combination of words without a subject and verb that starts with a participle and works as an adjective in the sentence. Participle, जैसे मैंने आपको participle explain करते हुए भी बताया कि participle ing form या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लेकिन वो एज अ वर्ब यूज नहीं हो रही होती है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही होती है उस सेंटेंस में। ठीक है, तो जब आप फ्रेज की बात कर लोगे तो फ्रेज आपको पहले से पता है कि फ्रेज अकेली फ्रेज, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मुरक्कब नाकुस जो अल्फाज का मजमुआ, उसमें पार्टिसिपल एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच, पार्टिसिपल के साथ कोई और भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा और वो मिलकर एज एन एडजेक्टिव जहां पे जिस जुमले में काम कर रहे होंगे उसको हम पार्टिसिपल फ्रेज कह देंगे। ठीक हो गया, पार्टिसिपल प्लस मॉडिफायर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। ठीक है, किसी जिस चीज के बारे में जिस पे काम हो रहा है वो भी कभी इसके साथ जुड़ जाती है, इस फ्रेज के साथ कभी नहीं, लेकिन ये जो चीज है ना पार्टिसिपल और उसके साथ कोई ना कोई मॉडिफायर होगा। अकेला पार्टिसिपल यूज हो रहा होगा अगर सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होगा तो वो अकेला पार्टिसिपल ही कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा, पार्टिसिपल। और अगर उसके साथ एक एक वर्ड और जुड़ जाएगा एज अ मॉडिफायर, उसको करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, तो वो आपकी फ्रेज बन जाएगी और वो फ्रेज होगी, क्योंकि वो पार्टिसिपल से यूज हो रही है तो वो पार्टिसिपल फ्रेज होगी। और वो एज अ व्हाट रोल प्ले कर रही है, जो पार्टिसिपल का रोल होता है अगर वो अकेला कहीं पे इस्तेमाल होगा, क्या, एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी या पास्ट फॉर्म वर्ब की, जो कि एक जुमले में एज एन एडजेक्टिव काम कर रही होती है, और पार्टिसिपल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव काम कर रही होती है, पार्टिसिपल के साथ कोई मॉडिफायर लगा होता है। द मैन जंपिंग इन हैप्पीनेस वन अ कार इन अ लॉटरी। ठीक है, इसमें ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है, द मैन जंपिंग इन हैप्पीनेस। इस तरह से, डिड यू चेक द वीडियो मेड बाय माई सिस्टर। अब आपने ये देखना है, द मैन जंपिंग इन हैप्पीनेस, ये मैन के लिए एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। मैन जंपिंग, मैन की क्या इस वक्त हालत है, उसकी खसूसियत क्या है, वो जंप कर रहा है, जंप कर रहा है। उसकी मजीद जंपिंग को इन हैप्पीनेस ने मोडिफाई किया, मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, जंपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, जंपिंग को मॉडिफाई किया। अब जंपिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है, मैन को, मैन की खसूसियत बता रहा है, उसकी हालत बता रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो हालत आपकी बयान करता है, कैफियत को बयान करता है। तो जंपिंग इन हैप्पीनेस, तो ये मैन को, आपके नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, तो ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है यहाँ पे। डिड यू चेक द वीडियो मेड, डिड यू चेक द वीडियो, द वीडियो को मॉडिफाई कर रहा है मेड बाय माय सिस्टर। क्या चीज मेड बाय माय सिस्टर, द वीडियो। ठीक है, इसको द वीडियो जो कि मेरी बहन ने बनाई, तो इसके बारे में बता रहा है। इसी तरह से, डेविस्टेटेड बाय द न्यूज ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स। अब यहाँ पे आप कहोगे ये, अब देखें यहाँ पे ये कोमा है,
कोमा से इसको सेपरेट भी कर दिया गया है। He broke down in tears, devastated by the news. तो अब यहाँ पे आपके, लेकिन यहाँ पे इसकी निशानी क्या होगी कि ये एब्सोल्यूट फ्रेज के साथ आपका नाम मिक्स हो, क्योंकि जी, क्योंकि इसमें नाउन नहीं है। ठीक है जी, इसमें नाउन या प्रोनाउन नहीं है। ये कभी कॉमा से सेपरेट होता है, कभी सेपरेट नहीं होता है। अच्छा, अगर द मैन लगाएंगे, ये मुझे समझ नहीं, द मैन लगाएंगे वो, अच्छा, डेविस्टेटेड बाय द न्यूज, ही ब्रॉक, ही इज डेविस्टेटेड, है ना, तो इसको वो बता रहा है, ही को बता रहा है, ही की वो बता रहा है कंडीशन को। When it comes in the beginning of a sentence, there are two things that you need to keep in mind. इसकी पोजीशन के हिसाब से, जब ये जुमले के आगाज में, इसकी अब पोजीशन आपने ध्यान से, यहाँ पे आपने ये चीज आप ध्यान से इस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है यही मैटर करती है, यही इसको पार्टिसिपल, अगर आप इसकी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए इसको नहीं लिखोगे तो ये आपके मिसप्लेस्ड हो जाएगा, इसकी गलत जगह, और फिर वो जुमले के मफहूम को बजाय के उसको मजीद उसके बारे में डिटेल दे, उसको कंफ्यूज कर देगा। जैसे कि एग्जांपल, ये अगर आप बिगिनिंग में लगा रहे हो, सेंटेंस के शुरू में लगा रहे हो, तो आपने इसकी दो चीजों को ध्यान में रखना है कि एक तो आपने इसको कोमा से सेपरेट कर देना है, जैसे कि ये कर दिया गया, डेवास्टेटेड बाय द न्यूज ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स। और हमेशा जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, हमेशा उससे पहले लगाना है और उसके फौरन बाद वो नाउन या प्रोनाउन लगा देना है। ठीक है, वरना ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, ये एक मिस्टेक हो जाएगी जिसको कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का नाम दिया जाता है। ऑलवेज प्लेस द नाउन और प्रोनाउन, द पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइज जस्ट आफ्टर इट, फौरन बाद इसके लगा देना है। जब आप शुरू में लिख रहे होगे इसको, तो फौरन बाद आप देखें, तो आप जब लिख रहे होते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस, तो आप अक्सर ये चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा। अगर आप अक्सर उसको मॉडिफाई करने के लिए, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए लिख रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार आप उसके सिर्फ, क्योंकि उसकी जगह आप, और कभी कभार इन चीजों का समझ नहीं आ रहा होता, अच्छा हमने लगानी कहाँ है, सेंटेंस के एंड में लगानी है, शुरू में लगानी है, कहाँ लगानी है। तो ये आपने जिस चीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, वो फौरन नाउन या प्रोनाउन उसके फौरन बाद लगा देना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी, जिस मिस्टेक को मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कहते हैं। इसकी एग्जांपल देती हूँ, बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल, ही बॉट अ शर्ट। अच्छा, अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा होगा? बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल, एक अच्छे मटेरियल से बनी हुई, एक महंगे अच्छे मटेरियल से बनी हुई चीज। क्या ही बना हुआ है अच्छे मटेरियल से? किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे समझ लग रही है? बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल ही बॉट अ शर्ट। अच्छा, द मैन जंपिंग इन हैप्पीनेस, द मैन जंपिंग इन हैप्पीनेस जो है वो, हाँ, असद अली, वो जो उसमें द मैन नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, वो हाईलाइट भी किया हुआ है आपको, ये देखें, पार्टिसिपल फ्रेज ये है जो हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये कलर में। ठीक है, द मैन नाउन है, द मैन वन अ कार इन अ लॉटरी, इसको आप नहीं भी लगाओगे पार्टिसिपल फ्रेज को,
तो ये बना रहा है अपना मीनिंग, द मैन वन अ कार इन अ लॉटरी। यहाँ पे ये द मैन की खसूसियत बयान कर रहा है, जंपिंग इन हैप्पीनेस, द मैन जंपिंग इन हैप्पीनेस। जी, द मैन सब्जेक्ट है। अच्छा, असद अली पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं कि इसको अगर हम इकट्ठा लगा दें और इसको सेपरेट कर दें कोमा से तो ये एब्सोल्यूट फ्रेज बन जाएगा। ये एब्सोल्यूट फ्रेज बन जाएगा। फिर इसमें यहाँ पे वन आकार इन अ लॉटरी, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फिर ही वन आ द मैन वन अ कार इन अ लॉटरी, यहाँ पे आपको फिर सब्जेक्ट लगाना होगा। आप सिर्फ यहाँ पे कोमा लगा के आप ये नहीं कह सकते हो, फिर वो दोनों फ्रेजेस हो जाएंगे, नाकुस मुरक्कब हो जाएंगे और आपका सेंटेंस वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मेन सेंटेंस, एब्सोल्यूट फ्रेज जो है वो एक मेन सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो यहाँ पे फिर वो मेन सेंटेंस कौन सा होता है? मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है लास्ट में, वर्ब टेंसेस के रूल्स के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पे जब आप कॉमा लगा दोगे तो आपने सिर्फ कॉमा लगा के नहीं कर देना, आपका काम पूरा हो गया। फिर आप इसकी पूरी सेटिंग, ये फिर आपका ये इसको आप पूरा कंप्लीट करोगे, उसके सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब लगाओगे। जी। जी, दिल की रूह किसके बारे में? रजिया किसके बारे में बात कर रही है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएगा? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सेपरेट द पार्टिसिपेट फ्रेज विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूजिंग अ कोमा। अगर आप उसको शुरू में लगा रहे हो सेंटेंस के, अगर दरमियान में आ रहा है तो आप कोमा से उसको अलग नहीं करोगे। उस जी, तो जब ये सेंटेंस के बीच दरमियान में लग रही होती है तो आप इसको सेपरेट नहीं करोगे कॉमा से, लेकिन उसकी पोजीशन का ध्यान रखोगे कि जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है, जिसके लिए एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, उसके फौरन बाद लिखी है, उसके फौरन बाद आपने लिखी है। और जब आप सेंटेंस के शुरू में लिखते हो तो आप इसको सेपरेट करोगे कॉमा से। डेविस्टेटेड, जैसे कि ये डेविस्टेटेड बाय द न्यूज, ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स। ऑलवेज प्लेस द नाउन, अच्छा मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हो गया, ये चीज हो चुकी है हमारी। हम यहाँ पे थे, बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल ही बॉट अ शर्ट। अब ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, कैसे इसको करेक्ट करेंगे? करेक्शन इसकी, ही बॉट अ शर्ट बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल, ये बाद में आएगी। ठीक है ना, इसको कोमा से सेपरेट नहीं करेंगे। अगर आपने ही बॉट अ शर्ट बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल, अगर आपने इसको लिखना है सेंटेंस से पहले, तो फिर जिसके बारे में वो बात कर रहा है, जिस नाउन के बारे में बात कर रहा है, अब शर्ट हो सकती है ना मटेरियल, एक्सपेंसिव मटेरियल से बनी हुई, आदमी तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने शर्ट को, आपने उसकी सेटिंग चेंज कर देनी है सेंटेंस की। आ शर्ट वॉज बॉट बाय हिम, वो आपका एक्टिव से पैसिव हो गया। आ शर्ट उसके फौरन बाद आपने लगा दी, built with expensive material, comma, a shirt was bought by him। यहाँ पे फिर वो अपना सेंटेंस एक कंप्लीट कर रहा है कि शर्ट के बारे में बात हो रही है। अगर आप ऐसे नहीं, उसके उसका नाउन या प्रोनाउन से, जिसके बारे में वो बात की जा रही है, उस नाउन या प्रोनाउन से दूर लिख दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, आपकी गलती होगी।
If the participle phrase is not coming in the beginning of the sentence, make sure you place it right after the noun pronoun it modifies. ठीक है, अगर ये दरमियान में सेंटेंस के आता है तो ये सेपरेट नहीं किया जा रहा होता कोमा से, तो फिर आपने ये ध्यान रखना है कि ये जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है, जिसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके फौरन बाद ये आए, ये लगे। जैसे I saw some pens in his hands made of gold. अब यहाँ पे बताएं कि क्या hands made of gold हैं? I saw some pens in his hands made of gold. नहीं. I saw some pens made of gold in his hands. ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे। ये अक्सर आपको, चाहे आपको आप अगर लिखते हैं, इंग्लिश राइटिंग करते हैं आप, या नॉर्मल भी हम जिंदगी में करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो ये जो चीजें होती है ना, इनकी प्लेस का इनले लगानी कहाँ पे है, ये काफी इशू होता है। ये काफी होता है कि अब इसको हमने लगाना कहाँ पे, लिखना तो है लेकिन आया हम इसको एंड में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे। तो जिसके साथ आप कर रहे हो, आपने पेन्स का बताना है कि मेड ऑफ गोल्ड, तो आप उसके पेन्स के साथ ही लिखोगे। इसी तरह से डिड यू सी अ गर्ल नियर योर हाउस फाइटिंग विद योर मदर। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसे बहुत दूर ले जाके लिखा है। तो करेक्ट है इसका डिड यू सी अ गर्ल फाइटिंग विद योर मदर नियर योर हाउस। ठीक है, गर्ल के बारे में, कौन सी लड़की, फाइटिंग विद योर मदर, तो गर्ल के फौरन बाद आपने इसको लिखना है। तो इस तरह से नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद आता है। इसी तरह से एंड व्हेन अ पार्टिसिपल फ्रेज कम्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस एंड गिव्स नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज ऑफसेट यूजिंग कॉमास। कई दफा क्या होता है, पार्टिसिपल फ्रेज नॉन इसेंशियल, गैर जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसके लिए भी, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि शायद वो एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह वो हो सकता है, काम करे एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज, लेकिन वो एब्सोल्यूट फ्रेज क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो शुरू हो रहा है पार्टिसिपल से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एब्सोल्यूट फ्रेज के एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज, जैसे ये द ताजमहल बिल्ट इन मुमताज मेमोरी इज ब्यूटीफुल। अब ये ताजमहल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो अगर यहाँ नहीं भी लगाएंगे तो पता ही है। अब कॉमन सेंस है ना, कि ताजमहल सबको पता है कि मुमताज की यादगार में बनाया गया, एक कॉमन सेंस है, लेकिन हम फिर भी ये दे रहे हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन ना भी दी जाएगी तो इसका ये मतलब नहीं, किसी को पता ही नहीं है ताजमहल कौन सा ताजमहल, ताजमहल है क्या चीज। तो द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये लगा दी गई है कि हम उसमें मजीद, तो यहाँ पे फिर हम इसको सेपरेट कर देंगे कोमा से। द ताजमहल बिल्ट इन मुमताज मेमोरी इज ब्यूटीफुल। अब ऐसे ही आपका एब्सोल्यूट फ्रेज होता है, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रेज ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये पार्टिसिपल फ्रेज होगा। आपने बस रूल्स देख लेने हैं, जहां कहीं पे भी कोई फ्रेज लगी है ना, दरमियान में है, एंड में है, कोमा से सेपरेटेड है, क्या है, कैसे है, आपने उनकी ये निशानियां देख लेने, क्या ये उस फ्रेज के रूल्स पूरे कर रहा है। पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। नाउन प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, उसके नाउन प्रोनाउन के बाद पार्टिसिपल आ रहा है, तो वो एब्सोल्यूट फ्रेज है। और ये अब हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ गया जेरंड फ्रेज। पार्टिसिपल की एक्सरसाइज, ये मैं एक्सरसाइज आपको एंड में इकट्ठी करवाती हूँ, ये याद रखें बस। अभी एक्सरसाइज काफी लंबी मैंने आज आपके लिए तैयार की है। जेरंड और पार्टिसिपल की इकट्ठी करवाती हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जेरंड पे। अब पार्टिसिपल, अब जेरंड क्या होता है? व्हाट इज अ जेरंड फ्रेज और व्हाट इज अ जेरंड?
आपको बहुत सौ का अगर जैरंड का नहीं पता है तो हम यहाँ पे जैरंड भी देखेंगे। जैरंड होते ही क्या, जैरंड कहते क्या किसको है? फंक्शंस ऑफ अ जैरंड फ्रेज। ये फंक्शन क्या होता है जैरंड फ्रेज का। और हाउ टू फाइंड अ जैरंड या जैरंड फ्रेज इन अ सेंटेंस। अब हम इसको देखते हैं। तो व्हाट इज अ gerund इन इंग्लिश? ये जो gerund है, ये वर्ड है, ये gerund कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? किसको कहते हैं gerund? gerund कहते हैं ing form of a verb that works as a noun in a sentence. ing form, verb की ing form, जो के अब ing फॉर्म जब इज एम आर के साथ लगती है, वॉज वर्ड के साथ लगती है, तो वो क्या कर रही होती है? वर्ब का रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। लेकिन ये अकेली भी होती है तो वो एज अ नाउन काम कर रही होती है। एग्जाम्पल जैसे कि स्मोकिंग किल्स यू। अब स्मोकिंग क्या है? यहाँ पे स्मोकिंग एज अ नाउन यूज हो रहा है। स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, सिगरेट नोशी एज अ नाउन, सिगरेट नोशी के बारे में बताया जा रहा है। ये एक पूरा सेंटेंस है जिसमें एक नाउन है, ये इसका वर्ब है, ठीक है। स्मोकिंग किल्स यू। आई लव टीचिंग। अब ये सीधे सिंपल सेंटेंसेस हैं। आई लव टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग क्या है? एज अ नाउन यूज हो रहा है। अब अगर कहा जाएगा ही इज टीचिंग, वो पढ़ा रहा है, तो इज टीचिंग, ही इज टीचिंग एज अ वर्ब, काम कर रहा है वो। लेकिन यहाँ पे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? उस चीज का नाम क्या है जो तुम्हें अच्छी लगता है? टीचिंग, उसका नाम टीचिंग है। तो टीचिंग एक नाम बन गया, एक काम का नाम हो गया। तो इस तरह से आई लव टीचिंग यहाँ पे ये जैरेंट हो गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ जैरेंट, एज अ नाउन काम कर रही है, ठीक है, रोल प्ले कर रही है एज अ नाउन। अब जैरेंट फ्रेज क्या है वो हमने देख लिया। जैरेंट वो है, तो जैरेंट फ्रेज क्या है? जैरेंट जैसे मैंने बताया कि अगर किसी के साथ आपका, जब एक फ्रेज के साथ उसका नाम लगा हुआ है तो समझ लेंगे वो शुरू वहां से होती है, उस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। तो जेरेंट से जो शुरू होगी वो होगी फ्रेज, जेरेंट फ्रेज। और जो जेरेंट का काम है, पार्टिसिपल का क्या काम होता है उसमें? थर्ड और फर्स्ट पार्ट, इसमें सिर्फ आईएनजी फॉर्म होती है जेरेंट में, और ये एज अ नाउन काम करता है, ठीक है। आपने फंक्शन को याद रखना है। जेरेंट क्या करता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन एज अ वर्ब काम नहीं करता, एज अ नाउन काम करता है जुमले के अंदर। स्ट्रक्चर क्या होता है ऑफ अ जेरेंट फ्रेज? स्टार्ट्स विद अ जेरेंट, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये उसमें, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन होगा। ये हम एग्जांपल में, मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन आपको हो जाएगा। और मॉडिफायर्स होते हैं इसमें। जेरेंट स्टार्ट होता है, जेरेंट से हमेशा, जेरेंट फ्रेज से, सॉरी, जेरेंट फ्रेज होती है हमेशा एक जेरेंट से स्टार्ट होती है। इसमें फिर एक ऑब्जेक्ट होता है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिसपे डायरेक्टली काम किया जा रहा होता है, उसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन ये बताती हूँ मैं आपको, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये इसमें तीन चीजें होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, डूइंग योगा एवरी डे कीप्स यू पीसफुल। डूइंग आईएनजी फॉर्म आ गई, योगा क्या करना? योगा करना, ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस पे काम हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट। डूइंग योगा, क्या करना? योगा करना। तो क्या किया जा रहा है? योगा पे काम हो रहा है। डूइंग योगा एवरी डे, एवरी डे हो गया मॉडिफायर। कीप्स यू पीसफुल, और ये एज अ नाउन काम कर रहा है। कैसे? क्या रखता है आपको पीसफुल? किस काम के बारे में आप बात कर रहे हो? डूइंग योगा एवरी डे। यहाँ पे आप इसको इसके बगैर रख के देखें तो क्या ये सेंस में कर रहा होगा? योगा कीप्स यू पीसफुल,
तो ये ठीक है। ठीक है, योगा कीप्स यू पीसफुल, तो डूइंग योगा एवरी डे कीप्स यू पीसफुल। फंक्शन ऑफ अ gerund phrase in a sentence, इसका फंक्शन क्या होता है? A gerund functions as a subject, क्योंकि जो एक नाउन होता है ना, वो नाउन एक चीज का नाम होता है। वो नाउन एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकती है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो सकती है, जिस एक काम करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही है एज अ नाउन इस्तेमाल हो सकता है। जो नाउन है, अब नाउन है, वे नाउन कहते हैं क्या है? किसी चीज के काम नाम को। अब वो जो नाम है किसी चीज का, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उस पर काम हो रहा हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी उसके बारे में बात हो। जैसे यहाँ पे एज एन सब्जेक्ट यूज हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? योगा। योगा कीप्स यू पीसफुल। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट होगा, या फिर ये सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रहा होगा। जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। ये जेरेंट के रोल्स होते हैं, ये फंक्शंस। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है जब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आया ये कौन सी फ्रेज है। ठीक है, ये रूल्स पूरे कर रहे होंगे तो वो जेरेंट फ्रेज होगा। किस पे कहा आपने? नो मैम। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। gerund phrase as a subject, ये हम एग्जांपल देखेंगे कि as a subject gerund phrase, talking to my friend makes me happy, आपको क्या बनाता है हैप्पी? टॉकिंग टू माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये एज अ, ये नाउन है। कौन सा काम? एक काम है। क्या काम है? किस चीज के बारे में? टॉकिंग टू माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे आप ये रख लो कि आप इसको भी हटा दोगे ना, टू माई बेस्ट फ्रेंड को हटा दोगे इसके साथ से, तो टॉकिंग मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, टॉकिंग अकेला जेरेंट है। तो ये आपने देखना है कि ये सेंटेंस सेंस में कर रहा है। अगर हम ये फ्रेज, बाकी वाली फ्रेज हम निकाल देंगे, तो टॉकिंग मेक्स मी हैप्पी सेंस में कर रहा है। ठीक है, ये जेरेंट फ्रेज है। ठीक है, टॉकिंग किसके साथ? ये अब क्या कर रहा है? टॉकिंग टू माई बेस्ट फ्रेंड, इसके बारे में, टॉकिंग के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इसको। तो ये एज अ नाउन क्या चीज आपको हैप्पी करती है, बनाती है? टॉकिंग टू माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये आपका एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। मेकिंग मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। क्या है पार्ट ऑफ लर्निंग? मेकिंग मिस्टेक्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, मिस्टेक्स, व्हाट मिस्टेक्स? मेकिंग मिस्टेक्स। ये एक वर्ड है, दोनों ना आप मिलकर बताओगे तो ये दोनों एक वर्ड है दोनों। ये एक चीज का नाम है, मेकिंग मिस्टेक्स। फिर जेरेंट फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। आई हेट, व्हाट डू यू हेट? स्पीकिंग लाउडली इन अ पब्लिकली प्लेस। ठीक है, तुम्हें क्या नापसंद है? आई हेट स्पीकिंग, स्पीकिंग लाउडली इन अ पब्लिकली प्लेस। अब अकेला भी आई हेट स्पीकिंग, लेकिन स्पीकिंग को मजीद एक्सप्लेन कर दिया। आई हेट स्पीकिंग लाउडली इन अ पब्लिक प्लेस। तो यहाँ पे ये नाउन है कौन, और ये ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, जेरेंट फ्रेज। माई फादर लव्स मेकिंग पीपल लाफ। ठीक है, व्हाट डज योर फादर लव? मेकिंग पीपल लाफ। मैक्स इज थिंकिंग, ये क्या हो गया? मैक्स इज थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब क्या है कि ये हमेशा से हमेशा स्टार्ट होगा, या तो एज, ये क्या कर रहा होगा? एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है, या फिर उसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है हमारी अबाउट। तो अबाउट को ये आगे बता रहा है किसके बारे में? स्टार्टिंग अ बिजनेस। मैक्स इज थिंकिंग अबाउट, अबाउट व्हाट? स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो या तो ये सब्जेक्ट को कर रहा होता है या ऑब्जेक्ट को कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये अबाउट का ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। ठीक है,
अब नेवर बी स्केर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, किसके बारे में नहीं होना चाहिए? ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, preposition, ऑब्जेक्ट ऑफ preposition, ऑफ किसकी? मेकिंग मिस्टेक्स, किसी से खौफजदा ना हो, किससे खौफजदा ना हो? ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? जर्नल फ्रेज एज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इन अ सेंटेंस। तीन हमने देखा, ये आप सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, और यह क्या करता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यानी हर हैप्पीनेस इज ईटिंग माई ब्रेन। यहाँ पे आपने ये देखना है, हर हैप्पीनेस, हर हैप्पीनेस क्या है? ईटिंग माई ब्रेन, मेरा दिमाग खाना उसकी खुशी, उसको खुशी देता है, उसकी खुशी है। हर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का नाम क्या है? ईटिंग माई ब्रेन क्या है? हर हैप्पीनेस। हर हैप्पीनेस क्या है? ईटिंग माई ब्रेन। आपने दोनों को देखना है क्या ये एक दूसरे के साथ? अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हर हैप्पीनेस का क्या नाम है? ईटिंग माई ब्रेन। तो ये इसको कंप्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को मजीद उसका नाम जो है ना, उसको मजीद कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट को उसको मॉडिफाई कर रहा है उसके। अलीज ड्रीम इज बाइंग अ कार। अली ड्रीम क्या है? अली का ड्रीम। अलीज ड्रीम सब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट नहीं है। अलीज ड्रीम सब्जेक्ट है, अली का ख्वाब, उसके बारे में बात हो रही है। क्या है? बाइंग अ कार। अगर यहाँ पे आप इसको छुपा लो, अली ड्रीम इज, अलीज ड्रीम इज, बात हो अकेली बाइंग अ कार। बाइंग अ कार क्या है? बाइंग अ कार अली का ड्रीम है। अलीज ड्रीम इज व्हाट? बाइंग अ कार। बाइंग अ कार इज व्हाट? अलीज ड्रीम। है ना? तो व्हाट इज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट? Subject complement is word or group of words that either renames a subject or modifies it. या तो उस सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको मजीद मॉडिफाई कर रहा होता है, वाजे कर रहा होता है उसको, या फिर रीनेम। रीनेम क्या कर रहा होता है? रीनेम का मतलब either rename the subject, यानी जो कि अली ड्रीम क्या है? बाइंग कार। बाइंग कार क्या है? अली ड्रीम। ठीक है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको कंप्लीमेंट कर रहा है सब्जेक्ट को। तो ये जेरेंट एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यहाँ पे काम कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन अ जेरेंट फ्रेज एंड पार्टिसिपल फ्रेज। अब पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल और जेरेंट फ्रेज में फर्क क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये ध्यान से, अब ये पॉइंट्स आप ध्यान से रखिएगा अपने माइंड में, इसको नोट कर लीजिए। अ पार्टिसिपेट फ्रेज वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। इट मॉडिफाइज अ नाउन। ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करता है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होता है पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल का अकेले भी एक पार्टिसिपल जो होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है, क्या काम होता है? एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव नाउन के लिए। ठीक है ना, मॉडिफाई करता है, एज एन एडजेक्टिव काम करता है। On the other hand, a gerund phrase works as a noun in a sentence. ठीक है, gerund खुद ही एक नाउन होता है, पार्टिसिपल नाउन को करता है, मॉडिफाई करता है। gerund phrase itself नाउन होता है, works। जैसे कि eating loudly is a bad habit। eating loudly, यहाँ पे ये एक नाम बन गया एक चीज का, is a bad habit। ठीक है, आवाज के साथ खाना बुरी आदत है। अब दूसरी जगह पे द गाय ईटिंग लाउडली इज माई नेबर। अब ये द गाय को मॉडिफाई कर रहा है, द गाय के लिए, लड़के के लिए जिसके बारे में बात हो रही है, उसके लिए एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा लड़का? द गाय ईटिंग लाउडली, वो जो लड़का है जो आवाज के साथ खा रहा है, इज माई नेबर। तो यहाँ पे ये एज अ पार्टिसिपल फ्रेज यूज हो रहा है। ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज का क्या था? पार्टिसिपल फ्रेज शुरू होता है पार्टिसिपल से, और ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज की क्या थी? उसमें कौन कौन से होते हैं पार्ट्स?
पार्टिसिपल फ्रेज के पार्टिसिपल फ्रेज में एक मॉडिफायर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अच्छा, और जेरेंड का है कि वो एक जेरेंड होता है और उसके साथ मॉडिफायर होता है। ठीक है ना। तो आपका वो जो है वो कैसे पता चलेगा, उसके फंक्शन से पता चलेगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? हाँ, कोई क्वेश्चन हो आपका? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है। ठीक है, तो फिर एक्सरसाइज कर ले एक। अब अब आपका मेरा काम पूरा हो गया। अब आपने मुझे सिखाना है कि जेरेंड, पार्टिसिपल और कौन सी पढ़ी है, एब्सोल्यूट। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि इसमें ये वाली एब्सोल्यूट है, ये वाली पार्टिसिपल है और ये वाली जेरेंड है। ठीक है, अच्छा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कि आपकी जो होती है ना, आपका ये जो हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आपका मेरे से जो इंटरेक्शन का जो प्लेटफॉर्म है, वो ये फेसबुक पेज है। ठीक है, इसके अलावा किसी और वे से आप मुझे राब्ता नहीं कर सकते हैं, मेरे तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, या आपके पास ये फेसबुक ग्रुप है, एलजीए वाला जो ग्रुप है लड़कियों का, उनके मैं ऐड हूँ, उनका जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है आपके कोर्स का। ठीक है, आपने पर्सनली जाके मुझे रीच करने की कोशिश नहीं करनी है, मैं आपको नहीं मिलूंगी वहां पे, मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन हैंडल नहीं कर सकती हूँ, पर्सनल में भी जाऊं प्रोफेशनल में भी जाऊं। एक टाइम होता है, एक तो क्लास का टाइम होता है, मैं पूरी की पूरी आपके लिए अवेलेबल होती हूँ। ठीक है ना, ये एक अलॉटेड टाइम है, यहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा आपके यहाँ पे ग्रुप में कोई भी क्वेश्चंस होंगे, मैं जो भी अपना टाइम निकाल के उस पर बैठूंगी, जो भी मुझे कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस में आपने पोस्ट किए हुए हैं, मैं उनके आंसर, और आप कल जैसे बच्चों का था, यहाँ पे भी था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी था, क्वेश्चन था, उसके बारे में, पीडीएफ के बारे में आपकी एडिट नहीं हो रहा है, तो मैंने उसका सोल्यूशन निकाल के आपको उसी वक्त दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर होगा तो अच्छा। और यूट्यूब पे आपके हो जाएंगी आपकी आपके वो कर दी जाएंगी लेक्चर्स, आपके अपलोड हो जाएंगे जो रह गए हैं, बाकी जो लेक्चर्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिए वो बाकी के लेते रहें तब तक, जब तक के नए नहीं आते। आपके लिए थोड़ा सा काम हल्का हुआ हुआ है, ताकि अगर ऐड हो जाएंगे तो फिर आपके लिए वो काम ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, जो आपकी जिन दिनों में क्लास होती है उन दिनों में भी मैं आपके जो असाइनमेंट है मैं उसको रिव्यू में आपको उसी वक्त या फिर उस दिन में आपको दे दूंगी। अगर नहीं तो वीकेंड पे लाजमी आपको उसका रिव्यू असाइनमेंट का मिल जाएगा, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी है कि पता नहीं इसका रिव्यू हमें आएगा या नहीं आएगा, उसका रिव्यू आपको लाजमी आ जाएगा। और आपने करके बस बेफिक्र, और इसकी ना तो किसी भी सब्जेक्ट की, आप कोई से भी पिछले भी आप ले रहे हो लेक्चर, उसमें आप जो असाइनमेंट्स कर रहे हो, आप कोई सा भी लेक्चर आपने अगर पहला लेक्चर लिया है उसकी असाइनमेंट की है वो भी आप सेंड कर सकते हो, इनकी कोई डेडलाइन नहीं है असाइनमेंट्स की। और वीकेंड पे आपको इसका रिव्यू लाजमी मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में आप अपने फ्रीली आप अपने पोस्ट कीजिए, और यहाँ से आपको फौरन नहीं, जब भी मैं देखूंगी मैं उसको आपको आंसर करूंगी।
बाकी लोग हैं वो भी उसको आंसर कर सकते हैं। और जो टेक्निकल जिनको थोड़ा बहुत पता पता है, जिनकी नॉलेज है, उनको मैं कहूंगी भी कि जब कोई यूजर कर रहा होता है, पोस्ट कर रहा होता है अपना क्वेश्चन, तो बाकी लोग भी उसमें वॉलंटियर किया करें, सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया करें उनको। लाजमी ना करें कि ये टैग किया गया है, क्योंकि मैम को टैग किया गया है तो मैम ही इसका रिप्लाई करेंगी आके, आप कर दिया कीजिए। ठीक है, आप लोग मेरी एक्सटेंशन हो, आप लोग बता सकते हो, आप उनको बता दिया करो आंसर, आपको पता हो तो यहाँ पे हम अब एक्सरसाइज करते हैं अपनी।